अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतियुल्लाह जान। आज की बड़ी खबर, साबिक ISI के सरबराह जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फ़ौज ने कोर्ट मार्शल करने का फ़ैसला किया है। फ़ौज के तर्जमान के मुताबिक जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को हिरासत में ले लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्मनामे में कहा था कि एक निजी रिहायशी मनसूबे की इंतज़ामिया की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई थी, जनरल फैज़ हमीद और दीगर अफराद पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कहा था कि ये मामला वज़ारत दिफा उसे देखे और उस वक्त के एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई थी कि वज़ारत दिफा संजीदगी से इस दरख्वास्त के ऊपर, इस शिकायत के ऊपर इंक्वायरी करेगी। और आज फ़ौज के तर्जमान के बयान के मुताबिक बहुत सारे मामलात जो हैं उसके सबूत शवाहिद सामने आ गए हैं, बल्कि न सिर्फ निजी रिहायशी मनसूबे के हवाले से बल्कि बाद अज़ रिटायरमेंट भी जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की कुछ सरगर्मियाँ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के संगीन खिलाफ वर्जी थी, जिसकी बिना पे उन्हें हिरासत में भी लिया गया है। फ़ौज के पहले ISI के साबिक सरबराह हैं जिनको कोर्ट मार्शल किया जा रहा है और इससे पहले कानून के कटहरे में फ़ौज के पहले जो साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ थे, उन पर आइन से संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाया गया, उनको सजाए मौत हुई थी। आपको बताते हैं कि आज के फ़ौज के तर्जमान के बयान का पस मंज़र क्या है और आखिर टॉप सिटी की जो एक निजी रिहायशी मनसूबा था उसकी इंतज़ामिया ने सुप्रीम कोर्ट से शिकायत क्या लगाई थी। इस हवाले से उस निजी रिहायशी स्कीम के सीनियर वकला ने जिस रोज़ सुप्रीम कोर्ट में यह कार्रवाई हुई थी मुझे एक इंटरव्यू दिया था और इस पूरे मामले का पस मंज़र बताया था। एडवोकेट हफीज़ुर रहमान चौधरी साहब, एग्जैक्टली ये प्रेयर थी क्या? बल्कि अगर मैं शरियात तारिक से पूछ लूँ कि वाक़यात, अच्छा आप बता दें कि क्या वाक़या क्या हुआ था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुक्म दिया है। बिस्मिल्लाह। ये 12/5/2017 को कमर मुईज़ जो कि टॉप सिटी के CEO हैं, इनके घर पर और इनके इस्लामाबाद में जो ऑफिस है उनसे उसके घर में रेड किया गया रेंजर्स के साथ। कोई 100 के करीब जो है इसमें फोर्सेस थी जो साथ आई हैं और जैसे कि कोई दूसरा मुल्क हमला करता है बिल्कुल ऐसे इनके घर पे रेड किया गया और इनके बच्चों के सामने इनके बच्चों के साथ तशद्दुद किया गया और इनके घर में जो नकदी जेवरात जो चीज़ें थी सब उन्होंने बैग भरे, जिसकी हमारे पास एविडेंस है, टोटल वीडियोज़ हैं उसकी हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। और 5 दिन रखने के बाद इल्लीगल कस्टडी में इनके ऊपर तशद्दुद किया गया और ऐसा तशद्दुद किया गया कि शायद वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम इनकी बातें सुनते हैं। तो उस वक़्त जब इनको कोई चीज़ हासिल नहीं हुई, उन्होंने पूरी कोशिश की कि इनकी प्रॉपर्टी जो है वो किसी के नाम पे इनको फोर्स किया गया कि वो कर दें, लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई और वो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया। हमारे प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट थे उनको टेम्पर कर दिया गया। काफ़ी चीज़ें जो है हमसे लेके अभी तक जो उनकी कस्टडी में, हमारी गाड़ियाँ उनकी कस्टडी में है जो उनके पास है। हम समझते एक बहुत बड़ी वो डकैती थी, पाकिस्तान की शायद सबसे बड़ी डकैती कहा जाए तो मैं उसमें कहूँगा कि वो ऐसी बात होगी कि ज़रूर इससे ज़्यादा बड़ी डकैती कभी नहीं हुई होगी। और ख़ासकर जब अपने ही आपके जो तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं ये काम करेंगे तो आम शहरी उनके साथ क्या होगा। तो उस लिहाज से क्योंकि वो हुकूमत में थे उस वक़्त, यानी कि अब जब हमें ये मौका मिला है तो हमने एक एप्लीकेशन दी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया है कि बिल्कुल आपके साथ ये ज़्यादती हुई है, आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में और नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी कि आपके खिलाफ ज्यादती हुई है। उन्होंने सिर्फ कहा कि आप मुतल्लिका फोरम पे जाएं। जी, उन्होंने उसको सीरियस एलिगेशन उन्होंने लिखा है कि बड़ी सीरियस एलिगेशंस हैं, तो आप इसकी कंप्लेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में दें, डैमेजेस सूट फाइल करें, क्रिमिनल जो भी कोर्ट्स हैं उनको रिव्यू करके तो डिस्पोज ऑफ किया। उन्होंने कोई हमारी एप्लीकेशन डिसमिस नहीं की, डिस्पोज ऑफ किए इन दीज ऑब्जर्वेशन के साथ। ठीक है एडवोकेट हफीज़ुर रहमान साहब के 6 साल आपने इंतज़ार किस बात का किया? क्या जनरल बाजवा के इल्म में ये बात नहीं थी? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान के इल्म में, उस वक्त के वज़ीर दाखिला के इल्म में, और क्या उसके बाद शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म बने क्या उनके इल्म में नहीं थी? तो क्या मौजूदा वज़ारत दिफा जो है, जो आर्मी चीफ़ हैं, क्या उनके इल्म में भी नहीं है? वो भी आपने क्या उन्हें भी अप्रोच किया? तो 6 साल बाद अचानक जनरल फैज़ हमीद को निशाने पर रखने से क्या मकसद है? ये अभी तक हमें मुख्तलिफ, कभी FIA में, कभी नैब में, मुख्तलिफ मुकदमात में इनको उलझाए रखा अभी तक। अब वहाँ से अभी भी मुकदमात हैं जी, कभी किसी तरफ से। अब उनकी ये हुकूमत ख़त्म हुई है
तो ये जो है ये शहबाज शरीफ की हुकूमत भी फैज़ हमीद की हुकूमत थी। शहबाज शरीफ की हुकूमत की नहीं बात कर रहे हम, जो है ना इमरान खान की हुकूमत की बात कर रहे हैं कि उस वक्त वो बड़े 2 साल तो हो गए पावरफुल थे, तो अभी तक वो केस अब फारग हुए हैं, फारग हुए हैं जो उन्होंने हमारे खिलाफ रजिस्टर्ड करवाए हुए थे मुख्तलिफ, कभी नैब में, कभी FIA में, कभी एंटी करप्शन में, मुख्तलिफ एंटी करप्शन की शायद अभी भी पेंडिंग है। तो अब वहाँ से फारग होकर तो हमने ये एप्लीकेशन जो है ना यहाँ पे हमने सबमिट की है। तो ये जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ ही क्यों? उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे, क्या वो आपके मुल्ज़म नहीं है जनरल बाजवा? बेसिकली जो जिन लोगों ने रेड किया, जो वहाँ पे विटनेस के तौर पे, क्या जनरल फैज़ हमीद छापे में शामिल थे? जी, वो जितना वो लोग आए हैं उन्होंने सब ने यही कहा कि हमने किसके कहने पे किया है, ये सब चीज़ें हमारे पास एविडेंस के तौर पे मौजूद हैं। अच्छा, जनरल फैज़ हमीद का एडवोकेट तारिक साहब, शहरियार साहब, क्या इंटरेस्ट था? वो कैसे आप साबित करेंगे कि वो इस जायदाद में दिलचस्पी रखते थे? क्या उनकी कोई इन्वेस्टमेंट थी, कोई शेयर से, कोई उनका रिश्तेदार था? ये बज़ाहिर तो कोई ऐसा लिंक नज़र नहीं आ रहा। मैं पहले आपने एक क्वेश्चन किया फीस भाई से, मैं उसका बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नॉलेज में ये चीज़ थी, इंटीरियर मिनिस्ट्री के नॉलेज में थी या नहीं थी। 12/5 को इनको उठाते हैं और 15/5 को जो निसार अली खान साहब उस टाइम वज़ीर दाखिला होते हैं और वो लेटर लिखते हैं रेंजर्स को बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ आर FIR, दैट इज़ इन रिकॉर्ड, जुडिशल फाइल का हिस्सा है। और वो लेटर लिखते हैं कि रेंजर हैज़ नो अथॉरिटी टू एक्ट इन इस्लामाबाद, अंडर व्हाट अथॉरिटी रेंजर्स इधर आई और उन्होंने किया। और उस टाइम के मीडिया के अंदर हाईलाइट हो जाती हैं चीज़ें, जब होती है तो 17 तारीख को FIR हो जाती है। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि नॉलेज में नहीं थी या हमने तो कोई एक्शन हुआ? एक्शन कोई नहीं हुआ। वी ऑल नो हाउ पावरफुल मिस्टर फैज़ वॉज एट दैट टाइम, एंड ये अगर हम अपने साथ झूठ बोलें कि हम लोग उसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन देता और उसके उस टाइम कोई एक्शन हो सकता था, दैट इज आप यू ऑल नो बेटर देन अस। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, जो आपने दूसरा सवाल किया है कि वाई जनरल फैज़, क्या इंटरेस्ट क्या है, शेयर क्या है, मैं उसको बता देता हूँ। देखें, हमारी अगर आप एप्लीकेशन क्रक्स पढ़ें पूरी, तो उस एप्लीकेशन, बिकॉज मेरे पास ये था कि आई रिमेन्ड एज अ काउंसल इन ट्रायल कोर्ट, आई रिमेन्ड एज अ काउंसल इन हाई कोर्ट, एंड देन ऑल अदर केसेस आई एम डीलिंग पर्टेनिंग टू टॉप सिटी 1, ठीक है। तो मेरे सामने की सारी चीज़ें, नफीस भाई वॉज ऑल्सो द सीनियर काउंसिल, एंड वो इनकी तरफ से कर रहे थे और सारा कुछ हो रहा था हमारा, यानी जो टॉप सिटी की तरफ से हो रही थी। देखें कुछ चीज़ें होती हैं जो शायद हेयर से एविडेंस होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अल्लाह पाक की कुदरत है, आपकी आंखों के सामने आ जाती है। हेयर से एविडेंस तो नहीं, हेयर से होती है। हेयर से, लेकिन हेयर से को यानी उस दैट एविडेंस हैज़ नो वैल्यू। हेयर से नॉट एविडेंस। हेयर से को भी आप जब उसको लेके आते हैं तो हम, इसमें क्या हेयर से थी एविडेंस? मैं आपको बताता हूँ। जब चीज़ें आगे चली और चीज़ें जब आगे चलना शुरू हुई तो द ब्रदर ऑफ मिस्टर फैज़ हमीद, वो देन देयर आर 2 अदर, कौन नाम क्या? नजफ मुझे तो आया। उन्होंने क्या किया? यानी उससे रिलेटेड कोई चीज़ें हैं जो कि हमने एप्लीकेशन में लिखी हैं, एंड बट वी विल फर्दर एलैबोरेट इन दी बिफोर द मिनिस्ट्री। एप्लीकेशन में क्या लिखी है? मैं आपको बताता हूँ। और उसके अलावा देयर आर 2 अदर पीपल हु आर द स्टार विटनेसेस, ठीक है, जिनके सामने जो, और वो भी वो लोग थे जो कि उस टाइम दे वर सर्विंग ब्रिगेडियर्स। सो वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें जब जाएंगी, दैट एविडेंस इज़ गोइंग टू कम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। वी हैव इनिशिएटेड, हमने अल्लाह का नाम लेके शुरू किया है, और हम इसलिए कैफरे किरदार तक चीज़ों को लेके जाना चाहते हैं। देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट कि अगर एक इनके साथ हो सकता है, इफ एनीथिंग कैन हैपन विद द ऑनर ऑफ टॉप सिटी हु हैज़ लिंक्स, आपका तल्लक वास्ता, दोस्ती, यारी, एंड यू आर द टैक्स पेयर, तो किसी के साथ भी हो सकता है। नहीं, जो टॉप सिटी तो एक प्रॉपर्टी, मैं आपको वैसे कह रहा हूं ना, इधर तो वजीर आजम नहीं उनका कुछ बिगाड़ सके। आई एग्री, मैं तो इस चीज़ पे आई टोटली एग्री विद यू। सिर्फ एक चीज़ ये है कि हम जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जाएंगे, जो स्टार विटनेसेस हमारे पास हैं, जिनके सामने चीज़ें हुई, एंड देन लेटर ऑन दे रियलाइज्ड कि हमारे से गलत हुई चीज़ें, और वो मीटिंग्स में थे जिसमें जनरल फैज़ हमीद साहब थे, जिसमें जनरल फैज़ हमीद साहब ने डायरेक्शन दी। अलॉन्ग विद दैट वी हैव ऑल द वीडियो प्रूफ्स।
कि किस तरीके से माल उठाया गया, किस तरीके से फैमिली के साथ ट्रीट किया गया, किस तरीके से मोइस खान के ससुर के साथ किया गया। वो तो आपने सबूत दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करवाए थे जी। वीडियो है, व्हाट्सएप वीडियो। उन्होंने प्रोब नहीं किया, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे इसीलिए छोड़ दिया कि वहाँ पे दें। अगर वो उनको देते हैं, उन्होंने जो रिमार्क्स दिए वो यही दिए कि आप पहले उनको अप्रोच करें, उसके बाद अगर वो नहीं सुनेंगे तो फिर ये कोर्ट को इख्तियार है कि हाँ जी वो इनकी एक ग्रीवियंस है, आप क्यों नहीं उसको डिसाइड कर रहे या क्यों उस पर एक्शन नहीं ले रहे। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि पहले वहाँ पे अप्रोच करें, अगर आपकी कोई बात वहाँ पे नहीं सुनी जाएगी तो फिर देन आप यहाँ पे जा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि पहले उधर जाएं आप। अच्छा, आपने जो है हसास अदारे के अफसरान पे एक संगीन इल्ज़ाम लगाया कि 4 करोड़ रुपया मांग रहे थे, इसका कोई सबूत आपके पास है? जी है, इसका भी सबूत है हमारे पास उनकी चैट है, व्हाट्सएप चैट है, उनके नंबर से हमारी व्हाट्सएप चैट है, और वो जिन मौसूफ के साथ हुई थी वो हमारी एविडेंस के तौर पे पेश होंगे अलॉन्ग विद दी डेटा दैट इज स्टिल इंटैक्ट इन जनरल फैज का नेक्सस क्या है, इंटरेस्ट क्या है? द प्रॉपर्टी, दे वांटेड टू गेट द प्रॉपर्टी। तो क्या उनको कोई माली फायदा हुआ जनरल फैज को? देखिए, कोशिश तो उन्होंने इतनी की कि जितनी, यानी आपके सामने एक बंदे का ससुर तक फोत हो गया इस पूरे उसमें, ठीक है, उसका ब्रदर इन लॉ टिल टुडे ही इज ऑन मेडिसिन। अच्छा, वो जो आपने बड़ी संगीन इल्जाम लगाया कि 45 दिन तक ससुर को और कुछ फैमिली मेंबर और भी थे या सिर्फ ससुर को, कहाँ रखा गया, किन की तहवील में थे? कहाँ रखते हैं हमें तो नहीं पता ना। तो इनके ससुर को जब रखा गया, द ओनली रीज़न वाज कि जब इनको पेश किया गया 18 तारीख को फॉर द पर्पज ऑफ रिमांड, तो ये चीज़ कही गई कि आपने किसी किस्म का मेडिकल नहीं करवाना, अगर मेडिकल करवाएंगे तो यू विल हैव द कॉन्सिक्वेंसेस, एंड फॉर दैट रीज़न द ससुर वाज बेसिकली विद देम। 45 दिन बाद ससुर आए, जब ससुर आए तो ही वाज डायग्नोज्ड विद द कैंसर एंड देन लेटर ऑन ही डाइड। हमारे पास सारी उसकी भी वीडियोज़ हैं कि किस तरीके से एक बुजुर्ग आदमी वो केम फ्रॉम कराची बेटी के पास आया। कितनी उम्र थी उनकी? ही वाज अराउंड इन हिज लेट 70s कर लें आप, कि उनको देखें, हमारे मुआशरे में सबसे बड़ी जो चीज़ हमारे माँ बाप सिखाते हैं वो हमें तहजीब सिखाते हैं, बड़े से, वाइट हेयर से, छोटे से किस तरह बात करनी, और इस्लाम में भी हमारे यही है। किस तरीके से उनको गले गिरबान से पकड़ के लेके जाया गया, अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाए, हम सब के वालिदैन हैं, ठीक है। किस तरीके से छोटा इनका साला था, उसको लेके जाया गया कि वो आज तक उस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं निकल सका। एट दैट टाइम ही वाज 16। फिर बेटा जो था छोटा, ही वाज 9 ईयर ओल्ड, और किस तरीके से उसको ट्रीट किया गया, यानी वो डीडी हारून वाज द गाय जिसने यानी उसके मुंह पे जूता रखा और कहा कि जी तुम्हारा बाप दहशतगर्द है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आपको अंदर बाहर से हिला देती हैं। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी वालिदैन। अच्छा, आखिर में एक बार ये बात कही जाती है हफीज़ साहब, क्योंकि शहरियार तारिक इस ट्रायल कोर्ट में भी ये केसेस करते रहे, हाँ आप भी उनके साथ हैं, तो ये बार ये बात कही जाती है कि पहले टॉप सिटी और उनकी जो मालकान हैं वो और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद मिल के ये बिज़नेस करते रहे हैं और पार्टनर्स भी थे एक लिहाज से। क्या आप लोगों के पहले ताल्लुकात क्या थे, कैसे आप एक दूसरे को जानते हैं? नहीं, फैज़ हमीद को तो हम बिल्कुल नहीं जानते थे पहले, ना इससे हमारा कोई उनसे किसी किस्म का लेन देन था। ये वही जो डेट बताई है कि जिस डेट को इनको उठाया गया, इससे पहले हमारा फैज़ हमीद से कोई तल्लुक नहीं था। तो उनको उस औरत ने अप्रोच किया, या ये जो 2 हमारे जो मुलाजम थे जिनको निकाला गया था उनको उन्होंने अप्रोच किया कि इस बंदे से हम प्रॉपर्टी हथिया सकते हैं या इससे कुछ ले सकते हैं। तो ये सारी प्लानिंग उनके साथ मिलके हुई, जो हमारे मुलाजम थे, साहबका मुलाजमीन थे, वो नज़र भी आ रहे हैं वीडियो के। टॉप सिटी मैनेजमेंट जो है वो जनरल फैज़ हमीद के साथ आपके कोई कारोबारी या कोई नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर और कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम एडवोकेट, और उसके अलावा शौकत बसरा तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सीनियर जर्नलिस्ट और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर एजाज सैयद। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर, और हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड
इनामुर रहीम एडवोकेट ने, जो कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के हवाले से काफ़ी तजर्बा रखते हैं और जज एडवोकेट जनरल पाक फ़ौज का जो एक महकमा कानून है उसका भी ये हिस्सा रहे हैं। हमें फिर कुछ देर में ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा भी। सबसे पहले आपको बताते चलें कि जो आपने पस मंज़र सुना टॉप सिटी केस के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए और आपने वकीलों की गुफ्तगू भी सुनी, उसके बाद आज फ़ौज के तर्जमान की तरफ से एक बहुत ही गैर मामूली किस्म का बयान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक टॉप सिटी केस में जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ शिकायत की तस्दीक के लिए पाक आर्मी ने तफसीली तहकीकात की हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्मनामे में कहा गया था। और इस बयान में ये भी कहा गया है कि इन तहकीकात के नतीजे में जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत इंज़बाती कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। अलावा जी जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ उनकी बाद अज़ रिटायरमेंट भी आर्मी एक्ट के बरखिलाफ़ गैर कानूनी सरगर्मियों के सबूत मिले हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू हो चुका है और जनरल फैज़ हमीद को फ़ौज ने तहवील में ले लिया है। बड़ी ही एक गैर मामूली सूरत हाल है। जनरल फैज़ हमीद पहले साबिक़ सरबराह ISI हैं जिनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, और इससे पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ पहले साबिक़ आर्मी चीफ थे कि जिनके ख़िलाफ़ आइन से संगीन गद्दारी का मुकदमा चला, जुर्म साबित हुआ और उनको सज़ाए मौत सुनाई गई। तो वारन ये बड़ी ही गैर मामूली सूरत हाल है। सबसे पहले तो मैं कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम साहब आपकी तरफ ही आना चाहूँगा। एक आम शहरी के जहन में ये सवाल उठता है कि आखिर ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता क्या है और ये कितना अहम मामला है। क्या हम कह सकते हैं कि कुछ इल्ज़ामात साबित हुए हैं तो अब ये कोर्ट मार्शल होगा, या अभी कोर्ट मार्शल के दौरान भी इल्ज़ामात साबित होने हैं? रहीम, असल फौज की जो अदालत है उसको जनरल कोर्ट मार्शल कहते हैं, जिसमें एक प्रेसिडेंट होता है, वो मेंबर होते हैं और एक जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट का अफसर मौजूद होता है, जज, जिसको जज कहते हैं, जज एट द ट्रायल कहते हैं। तो दरअसल आर्मी एक्ट में एक प्रोविजन सेक्शन 92 के तहत कोई भी आदमी अगर फौज से रिटायर हो जाए तो फौज के पास ये अख्तियार है कि उसकी रिटायरमेंट के 6 महीने के अंदर अंदर उसका FGCM किया जा सकता है अगर उसकी सर्विस के दौरान कोई जुर्म किया। मगर इसकी एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ये है किसी आदमी ने अगर किसी को माली तौर पर नुकसान पहुंचाया है, या कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट किया है, या कोई नाजायज तरीके से कोई दौलत हासिल की है या माली फवायद हासिल किए हैं, तो ये जुर्म जो है ये 6 महीने की लिमिटेशन इस पे आयद नहीं होती। इसके बारे में जब भी कोई शहादत मिलेगी, कोई सबूत मिलेगा, तो फौज के पास इख्तियार होगा कि उस रिटायर्ड अफसर को गिरफ्तार करे और उसको कोर्ट मार्शल। मगर ये ऐसी सूरत में है कि जब उस फौजी अफसर ने फौजी अफसर ने वर्दी में होते हुए रिटायरमेंट से पहले कोई ऐसी माली बदनवानी का काम किया हो, और ये रिटायरमेंट के बाद की माली बदनवानी जो है वो कोर्ट मार्शल के जुमरे में उसको नहीं लाया जा सकता। उसके बाद यह है कि अगर रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कुछ और मामला किए हैं जो सेक्शन 31 के जुमरे में आते हैं। सेक्शन 31 भी ये कहता है कि कोई ऐसा काम करना जिससे वफाकी हुकूमत की अथॉरिटी को चैलेंज पहुंचे, या कमांड के खिलाफ डिससैटिस्फैक्शन फैलाने की कोशिश की जाए, या कोई ऐसी चीज की जाए जिसके अंदर से मुल्क के अंदर एक जो लोग हैं कमांड से मुतनफर हो जाएं, उस सूरत में भी सेक्शन 21 के तहत उसको गिरफ्तार किया जा सकता है रिटायरमेंट के बाद किसी भी वक्त। ठीक है, और तो मार्शल की आप मैं क्विकली ये बता दें कि ये जो प्रेस रिलीज में कहा गया SPR की कि ये बताया गया है कि जनरल फैज़ के खिलाफ जो आर्मी एक्ट के तहत इंज़बाती कार्रवाई शुरू की गई है, उसमें यह भी कहा गया कि जनरल फैज़ के खिलाफ उनकी बाद अज़ रिटायरमेंट भी आर्मी एक्ट के बरखिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों के सबूत मिले हैं। तो ये बाद अज़ रिटायरमेंट आपके ख्याल में क्या ऐसी कार्रवाई हो सकती है गैर कानूनी सरगर्मियों के हवाले से? क्या ये माली मामला हो सकते हैं? नहीं, माली नहीं हो सकता। ये इस तरह होता है कि आपने हो सकता है वफाकी हुकूमत के खिलाफ
किसी साजिश में मुलव्वस हुए हों, या जो फौज की मौजूदा कमांड है उसके खिलाफ आपने उनको डिससैटिस्फैक्शन फैलाने की कोशिश की हो, तो उसके ऊपर भी उस अफसर को सेक्शन 31 के तहत हिरासत में लिया जा सकता है, उसकी सजा भी कर्नल साहब बहुत शुक्रिया, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। एजाज सैयद, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये तो एक बहुत बड़ा फैसला है, मगर आपको लगता है कि जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो बाद अज़ रिटायरमेंट जो शवाहिद मिले हैं या कुछ इल्ज़ामात बकौल तर्जमान के साबित हुए हैं, इस्टेब्लिश हुए हैं, ये इनमें 9 मई के वाक़यात भी हो सकते हैं, और जब किसी फ़ौजी अफसर के ख़िलाफ़ अगर ये कोर्ट मार्शल का अमल शुरू होता है और वो उस कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान कोई इंकशाफात करता है कि मेरे साथ फ़लाँ जो सियासतदान था या सिविलियन था, या अगर वो कहें कि इमरान खान थे 9 मई के हवाले से, तो क्या इमरान खान साहब को भी कोर्ट मार्शल का हिस्सा बनाया जा सकता है? बहुत शुक्रिया मती। बात ये है कि इस वक्त मेरी इतलात के मुताबिक 4 से 5 जो इंक्वायरीज हैं वो फौज में हुई हैं। शायद उनमें कुछ मेरी इतलात के मुताबिक 2 के करीब जो है वो फाइनल हो गई हुई है, 3 के ऊपर कार्रवाई जारी है, जो मुख्तलिफ ज़राए ने बताया है। अब 9 मई के मामले पे कुछ ज़राए का ये कहना है कि इसमें इनका कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है कुछ ऐसे अफराद के साथ जो कि 9 मई में बरह रास्त मुलव्वस पाए गए हैं। तो अभी जो कि पूरी सूरत हाल नहीं है, चार्जशीट ज़ाहिर नहीं अभी फाइल हुई, तो उससे पहले कुछ बात कहना मेरे ख्याल में वो ज्यादती होगी। ताहम ये बात वाज़ेह है कि 2 इंक्वायरियां बड़ी अहम थी। एक तो ये कि जो बैरून ममालिक मुख्तलिफ जो रिटायर्ड फौजी अफसरान बैठे हुए हैं, जो फौज और आर्मी चीफ के बारे में बातें कर रहे हैं, उनके रवाबत के बारे में एक इंक्वायरी हो रही थी, और एक 9 मई के हवाले से इंक्वायरी हो रही थी। इन दोनों इंक्वायरियों का जायजा लिया जा रहा था। मुझे जो ज़राए ने बताया कि 9 मई के हवाले से इनका कुछ ऐसे अफराद से राब्ता जरूर इस्टेब्लिश हुआ जो 9 मई में मुलव्वस थे। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर जनरल फैज़ हमीद ने कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान इमरान खान का नाम ले लिया, तो फिर क्या इमरान खान का पर भी मुकदमा फौजी अदालत में चलेगा? क्या उनका भी इसी तरह कोर्ट मार्शल किया जा सकेगा? अमली तौर पे मुमकिन है अगर ये नाम आ गया फौजी अदालत के अंदर? मजी भाई, 9 मई के मुकदमात तो आपको पता फौजी अदालतों में चल रहे हैं, और 9 मई की जो इंक्वायरी है उसमें इमरान खान साहब का नाम, साबिक वज़ीर आज़म का नाम ऑलरेडी ही पंजाब पुलिस ने और मुख्तलिफ सिक्योरिटी के इदारों ने इस्टेब्लिश किया हुआ है अपनी तहकीकात में। तो अगर 9 मई का मुकदमा जिसमें इमरान खान मरकजी मुलजिम के तौर पर लाए गए वो चला, तो वो फौजी अदालत में मोस्ट लाइकली चलेगा, तो उसमें इनका किरदार एक विटनेस की हैसियत का हो सकता है। ताहम जो मरकजी मुलजिम की हैसियत थे पहले ही सिक्योरिटी इदारे और पंजाब पुलिस इमरान खान को नामजद कर चुके हैं। अच्छा एजाज, फिर ये बता दें कि ये जो कोर्ट मार्शल का फैसला है आईनी और कानूनी तौर पे तो ये वफाकी हुकूमत का फैसला होता है एक सीनियर अफसर के कोर्ट मार्शल का, तो अब की बार भी क्या हम ये क्रेडिट या डिसक्रेडिट शहबाज शरीफ की हुकूमत को या वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को दे सकते हैं? देखिए, आप हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, जो जिनके पास कानून और कानून की किताबों के तहत इख्तियार है वो तो वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा ही हैं। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो किसी रबड़ स्टैम्प से ज़्यादा जिसे कहते हैं कि ज़्यादा सहूलतकार है। ठीक है, तो सबको पता है कि ये चीज़ें प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमेशा जी कह देते हैं जब भी कोई उन्हें रावलपिंडी से कोई रिकमेंडेशन आए, सिफारिश आए, तो वो हमेशा हाँ में ही सर लाते हैं, उनका सर ना में नहीं हिलता। ठीक। एजाज, आप हमारे साथ रहिएगा। साकिब रशीद, ये 9 मई के वाक़यात तो ये नया रुख ले रहे हैं इस वक्त, और जैसे कि एजाज सैयद ने भी कहा और कुछ और भी ये स्पेकुलेशंस भी हैं कि जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है वो बुनियादी तौर पे वो एक बड़ा एक तो क्लियर मैसेज है PTI के लिए और PTI की क़यादत के लिए कि नो कंप्रोमाइज़, जैसा कि फ़ौज के तर्जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया। दूसरा ये
इसमें यह भी एक बड़ा ही PTI के लिए ख़तरनाक एक जाविया आ सकता है कि जनरल फैज़ हमीद की तरफ से 9 मई के हवाले से कोई अगर ऐसा इंकशाफ हुआ तो इमरान खान तो पहले ही 9 मई के वाक़यात में मुल्ज़िम है, तो क्या फिर जो मामलात सिविल अदालतों में इमरान खान के ख़िलाफ़ चल रहे हैं क्या वो फौजी अदालत में भी जाने का इम्कान हो सकता है? दो चीज़ें हैं, एक तो सिविल अदालत और जो फ़ौजी अदालत को अलग अलग हम उसको देखते हैं कि जहाँ तक बात है सिविल अदालतों की, सिविल मीन के ATC की अदालतें, पिंडी की या लाहौर की बात कर लेते हैं। लाहौर की अदालतों में इमरान खान के ख़िलाफ़ जो एविडेंस अभी तक पुलिस लाई है, प्रोसिक्यूशन लाई है, हाई कोर्ट ने पिछले दिनों आपने देखा होगा, उसमें तो एविडेंस यही है कि 15 लोग या 10 लोग बैठे हुए थे ज़मान पार्क में और उनमें एक पुलिस एहलकार PTI का कोई वो रुकन बन के बैठ गया और उसने सुना और उसने सारी एक साजिश उन्होंने तैयार की कि इमरान खान ने कहा और बाकी लोगों ने भी ये डिसाइड किया कि अगर गिरफ्तार होते हैं तो आप जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं उन पर अटैक करेंगे। तो ये उनके पास 1 या 2 लोग हैं पुलिस के, तो उसको लाहौर हाई कोर्ट ने तो कंसिडर ही नहीं किया कि आप एविडेंस और दिखाएं, कोई वीडियो ऑडियो कोई चीज़ है, तो पुलिस ने वो दिखाई नहीं है। ये तो सूरत हाल है जो सिविल साइड की जो अदालतें हैं। अब उस ट्रायल में क्या उनके पास कोई ऐसा विटनेस है या नहीं है, ये अलग से सवाल है, या मिलिट्री के पास अलग से कोई ऐसा सबूत है, या मिलिट्री के अंदर कोई लोग इनसे राब्ते में थे, या उनका कोई बयान हो, वो एक अलग सूरत हाल हो सकती है। लेकिन अभी तक रिकॉर्ड में यही सिचुएशन है। वो अगर बयान सामने आया, कोई चार्जशीट आई, तो फिर देखा जा सकता है उसको। अच्छा, इसके अलावा इमरान खान अभी तक जो जेल में हैं, तो अब वो उनकी कोई सज़ा तो मेरे ख्याल में बरकरार नहीं है, अब तो मुख्तलिफ मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी डली हुई है। जी बिल्कुल। तो इसके हवाले से हम जानना चाहेंगे, मगर पहले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर और सीनियर जर्नलिस्ट एजाज सैयद, और हमारी कोशिश है कि शौकत बसरा जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी हमें ज्वाइन करें। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है शौकत बसरा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और साकिब बशीर इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। बसरा साहब, जनरल फैज़ की गिरफ्तारी का सुनने के बाद आप ट्रैक सूट और सुना है जॉगर भी पहन के बैठे हुए हैं, तो कोई आपके ख्याल में ये आपको ज़रूरत पड़ सकती है अब वर्जिश की? अच्छा मतीला जान, पहली बात तो ये है कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी हम समझते हैं कि फौज का इंटायरली खालिस्तन उनका अंदरूनी मामला है, और आपको पता भी है कि उनके अपने रूल्स हैं, अपने रेगुलेशंस हैं जिसके ताबे वो वहाँ पे ट्रायल करते हैं, गिरफ्तारी करते हैं। तो इसका हमारे साथ तो किसी किस्म का कोई लिंक, या हमें कहें कि आप ट्रैक सूट पहन लें या जॉगर्स पहन लें। हाँ, वैसे एक बात मैं मतीला जान, जो बेचारे सियासी मस्खरे में कहूंगा उनको, जो बेचारे अब काउंसलर भी नहीं बन सकते, जो आपको पता है कि उनकी कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी कर ख्वाहिश पे दम निकले। वो पहले उन्होंने 9 मई से बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी, फिर वो अवाम में गए, फिर उन्होंने कहा खान पे 200 मुकदमा हो गया है, साड़ी गल हो गई है, अब इमरान खान इज हिस्ट्री। आप वो बड़े बड़े ख्वाब देखे हुए थे उन्होंने। इसी तरह कोई माइंड ना कीजिएगा, जो व्हाट्स ग्रुप वाले सहाफी हैं कुछ, मैं उनके भी ट्वीट्स देख रहा हूँ, और वो इसको शायद लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं PTI के साथ, जो भी आपने स्टार्ट में जो कहा कि तू हमें ट्रैक सूट पा लिया है। तो बात ये है, वो कहते हैं एक तो सच को आंच नहीं है, तो पंजाबी में पेंडू जुबान च कहते हैं जिन्ना खादियां गाजरा ढिड उन्हां दे पीड़। इंशाल्लाह नहीं, ठीक है। बस मैं ये जानना चाह रहा था कि ये कहा जा रहा है कि अगर जनरल फैज़ ने थोड़ी सी बेवफाई दिखाई और कोर्ट मार्शल के दौरान इमरान खान साहब का नाम ले लिया, तो फिर मामला संगीन नहीं हो सकता। मतीला जान, पहले भी आपने देखा कि इमरान खान साहब पर 200 झूठा मुकदमा दर्ज किया गया कि उनको गद्दार, दहशतगर्द, इवन आपने देखा कि जब कोई उनको नहीं बन पा रहा था तो इद्दत में निकाह जैसा घटिया मुकदमा। बल्कि आज मैं आपकी एक फुटेज देख रहा था टेरिन वाइट वाले केस में, जो मुद्दई बनाना है कि हर तरीका इस्तेमाल किया गया इमरान खान को झुकाने का, पार्टी को तोड़ने का, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है, ये इमरान खान या जो हम लोग हैं, हमें तो बिल्कुल, वो मैं बार बार कहूँगा, सच को आंच नहीं है। वो जो भी बात है आजकल, ये कोई कौन सा 70-80 का दौर है, ये तो ना कोई ब्लैक एंड टेलीविजन का दौर है। तो इंशाल्लाह
हमारे सामने कोई बात आएगी तो वो पूरी कौम देखेगी। बिल्कुल सही है। आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई का इस मामले में कोई मौक़िफ़ नहीं है जनरल फैज़ की गिरफ्तारी का, मगर आपकी ये ख्वाहिश है कि जनरल बाजवा के खिलाफ भी कोई ऐसी कार्रवाई हो? मेरी ख्वाहिश तो ये है बतौर एक पाकिस्तानी, बतौर एक जमहूरी कारकुन के, बतौर एक सियासी कारकुन के, और जो रूल ऑफ लॉ चाहता है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान का एक मुतफिका आइन है जो पाकिस्तान को बचा सकता है। अगर जिन जिन लोगों ने आइन तोड़ा है, जिन लोगों ने आइन को तबाह किया है, जिन लोगों ने आइन से गद्दारी की है, सबको, इवन जो मैं समझता हूँ दुनिया से चले गए हैं, उनके भी ट्रायल होने चाहिए और उनको कब्रों से निकाल के सजाएं देनी चाहिए। क्योंकि अगर आइन जो है वो मुतकद्दम नहीं है तो कुछ भी मुतकद्दम नहीं है। इसके खा वो जनरल बाजवा हो, मतीउल्लाह जान, खा कोई भी हो, ठीक है, या जनरल फैज हो, या जनरल फैज हो, whatsoever, बिल्कुल सही है, बाजवा हो, जो मतलब मुशर्रफ थे, ज़ियाउल हक था, या खान था, whatsoever, ठीक है, बिल्कुल सही है। और पीटीआई का यही मौक़िफ़ है जो आप कह रहे हैं, या पीटीआई का कुछ मुख्तलिफ मौक़िफ़ है आपसे? क्या बता देंगे मुझे? जनरल फैज की गिरफ्तारी पे पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है? मैंने कहा ना कि जनरल फैज की गिरफ्तारी ये इंटायरली आर्मी का अंदरूनी मामला है। अंदरूनी में नहीं, लेकिन ये कौमी मामला नहीं है, ये अंदरूनी कैसे हो गया? ये तो वफाकी हुकूमत फैसला करती है किसी इतने आला ओहदेदार का कोर्ट मार्शल, ये तो वजीर दिफा करते हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने किया ये फैसला। आप कहते हैं फौज का अंदरूनी मामला है? फौज तो एक मातहत इदारा है। मतीउल्लाह जान, जो मैंने ISPR में पढ़ा उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेशंस थी, कस्टडी में लिया गया है, और दूसरा जो उसका पार्ट है कि आफ्टर रिटायरमेंट भी कुछ चीजें मिली हैं। नहीं, लेकिन ये काम तो वजारत दिफा का है ना, आप वकील भी हैं, तो आपको नहीं पता ये फैसले तो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के होंगे ना बतौर वजीर दिफा, ये तो वजारत दिफा के फैसले। फिर उसके ऊपर कहूंगा मतीउल्लाह जान, हमारे ऊपर 200 मुकदमा बना, शौकत बसरा आपके सामने बैठा है, 50 मुकदमे मेरे पे हुए, पूरी तहरीक इंसाफ, खा वो लीडर था खा कारकुन था, उनके ऊपर 100 मुकदमा है। अगर मुकदमे सच्चे होंगे वो भी कौम के सामने आ जाएंगे, झूठे होंगे वो भी कौम के सामने आ जाएंगे। लेकिन मैं फिर कहूँ कि जनरल फैज की गिरफ्तारी, इसको जो ये अभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो लोग उनकी विशफुल थिंकिंग है, जो इमरान खान से या तहरीक इंसाफ से जुड़ रहे हैं, हमारा मौक़िफ़ उस पर यही है कि जो ये फौज के अंदरूनी मामला है, उन्होंने अरेस्ट किया है, ये तो कोई खैर मौक़िफ़ तो नहीं है कि अंदरूनी मामला है। पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, वज़ीर आज़म आप हुकूमत में रहे और आपके पास आपको मौक़िफ़ देने के लिए नहीं है कि ये अंदरूनी मामला है, ये कौमी मामला है, ये मुल्की मामला है। आप कह रहे हैं अंदरूनी क्या होता है? मैं मेरे भाई हैं, मैंने कभी बात इफ एंड बट में नहीं की है, और वो बात ही नहीं होती जो अगर मगर में। चलें, ठीक है, ठीक है। एट द मोमेंट व्हेन आई एम टॉकिंग विद मतीउल्लाह जान, विद साकिब बशीर, अभी के वक्त तक ये इंटायरली फौज ने उनको गिरफ्तार किया है। चलें, आप खुश हैं, आप खुश है या नहीं है? ये आप खुश है या नहीं है, ये बताएं कि कानून के मुताबिक कार्रवाई हुई है? ये तो अभी जब हकायक सामने आएंगे तो उसके ऊपर मैं कुछ तबसरा कर सकूंगा। चलें, ठीक है, ये आपने बात सही की कि हकायक अभी जब सामने आएंगे, और हकायक बड़े मुश्किल से आते हैं लेकिन आ ही जाते हैं। साकिब बशीर साहब, क्विकली आज जो फैसला आया है, ये कुछ हल्कों के अंदर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने भी आज जो फैसला जारी किया है कि कुछ हल्कों में दोबारा गिनती के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के 3 MNAs को कामयाब करार दिया है, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है, और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि वो एक आईनी इदारा, उसका एहतराम करना चाहिए। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्विकली, थोड़ा सा टाइम। एक बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन का एहतराम तो डेफिनेटली करना चाहिए, अगर वो शफाफ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए तो फिर तो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन 8 फरवरी इलेक्शन पे बहुत सारे सवालात हैं। दूसरी बात यह है कि जो 2 जजेस हैं वो मुख्तलिफ बात कर रहे हैं और एक जज मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। एक तो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है ही है कि वो रीकाउंटिंग में जो वोट हैं 10 से 14 हज़ार, उनकी तादाद बढ़ गई, और वो वोट किसके कटे? वो PTI के जो जीते हुए कैंडिडेट्स थे। और दूसरा जो कंसोलिडेट हुआ रिजल्ट्स, वो जस्ट शकील अब्बासी कह रहे हैं कि वो एडमिटेड फैक्ट है कि वो हो चुका था सारा प्रोसेस, और लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज़ और वो नईम अख्तर अफगान कह रहे हैं कि नहीं, वो नहीं हुआ था। तो ये भी एक अजीब सी सिचुएशन सामने आई है, बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। अभी बहुत सी अजीब सिचुएशंस हमें आने वाले वक्त में भी देखने को मिलेंगी। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।